आज हम करने वाले इस टॉपिक पे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। व्हाट इज़ पैंक्रियाटाइटिस? तो नाम में लास्ट में टाइटिस वर्ड यूज हो गया, मीन्स बात हो रही है इन्फ्लामेशन की। तो यहाँ पे मैं लास्ट में PITAS यूज़ किया है, इसका मतलब है बात हम करें इन्फ्लामेशन की। तो इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन हुआ है, सडन हुआ है, दैट्स वाई हमने क्या कहा है, एक्यूट। अब ये सेल्फ लिमिटिंग भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सीरियस सेल्फ लिमिटिंग मतलब अपने आप ठीक हो जाए, और लाइफ थ्रेटनिंग मतलब बहुत ही सीवियर हो जाए और लाइफ को खतरा हो जाए। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो वी यूज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एटलांटा क्लासिफिकेशन 2012। ओके, तो यहाँ पे कम से कम 2 फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला, देखो जो पैनक्रियाज की लोकेशन है वो कहाँ पर होती है, तो इट्स शोइंग दैट सीवियर एपिगेस्टिक पेन विच रेडिएटिंग टू द बैक। विच एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम है जो पैनक्रियाज के लिए यूज़ किया जाता है कि उसमें पैनक्रियाटाइटिस है या नहीं है। यू नो लीवर के एंजाइम्स क्या क्या होते हैं, AST, ALT लाइक दैट। ठीक है, GGT भी होता है। तो यहाँ पर पैनक्रियाज का कौन सा एंजाइम है, सीरम अमाइलेज या लाइपेज, और ये इंक्रीज कर जाता है इन द केस ऑफ इन्फ्लामेशन इन पैनक्रियाज। कितना इंक्रीज करता है, मोर देन 3 times द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल। थर्ड हमारे पास क्या होता है, इमेजिंग, जिसमें हम CT करते हैं, MRI करते हैं या फिर USG। अब क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है। हम किसकी बात करें, इटियोलॉजी की। तो पहला केस क्या होता है, मैकेनिकल केस, जिसमें आता है गोल्डस्टोन। ठीक है, तो गोल्डस्टोन की वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस हो। गोल्डस्टोन ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। जब हम कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी करते हैं, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन होती है एंडोस्कोपी की मदद से की जाती है, इसका नाम है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड। और क्या करें हम, कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। ग्राफी मीन्स इमेजिंग देख रहे हैं, उसकी पिक्चर्स देख रहे हैं। तो हम पिक्चर देखते हैं पैंक्रियाज की, कहाँ से लेके जा रहे हैं, रेट्रोग्रेड, मतलब बाइल के थ्रू हम लेके जा रहे हैं, बाइल डक्ट्स वगैरह से। सो इस दौरान पैंक्रियाज में इंजरी हो जाती है जब हम एंडोस्कोपिक कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक कॉज, जिसमें आता है अल्कोहल अब्यूज़, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना और कैल्शियम का बढ़ जाना। बिकॉज कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जो होता है वो फैट में डिपॉजिट हो जाता है। और साथ ही साथ ये पैंक्रियाटिक डक्ट में भी डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से डक्ट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। हम इसे डक्ट स्टोन की तरह भी ले सकते हैं, तो इसलिए हाइपरकैल्सीमिया भी अफेक्ट करता है। टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो पैंक्रियाज को अफेक्ट कर रहे हो, ड्रग्स से, जैसे कि सल्फोनामाइड्स, एजिथ्रोफाइन, एस्ट्रोजन, स्कॉर्पियन स्प्रिंग हो गया।
इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? वायरल, जैसे कि मम्प्स, कॉक्सेकी वायरस। पैरासाइट हो सकता है, अस्कैरिस, लुम्ब्रिकस। स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, स्पिंडल ऑफ ओडी काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन है वो बाहर नहीं जा पाता डिओडिनम में। सिक्रेशन कहाँ नहीं जा पाएगा? डिओडिनम में, और वो रिवर्ट कर जाएगा, मतलब वापस कहाँ चला जाएगा? अगर वो डिओडिनम में नहीं गया तो बैक फ्लो करके पैनक्रियास पे चला जाएगा और पैनक्रियाटाइटिस कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। और ये पैनक्रियास डायविज़न पैनक्रियास की स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी है। ऑटो इम्यून कंडीशन से एंटीबॉडीज बन जाए जो पैनक्रियास को डिस्ट्रॉय कर रही हो। मेनली फैक्टर क्या है? अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, इनिशिएटिंग फैक्टर तो क्या है? जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं पहले से प्रीमैच्योरली इनसाइड द पैनक्रियास। नॉर्मली क्या होता है? जो पैनक्रियास के एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव सीक्रेट होते हैं। तो ये डिओडिनम में आते हैं और डिओडिनम में जाकर एक्टिव होते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डिओडिनम में जाने से पहले ही प्रीमैच्योरली, मतलब पहले ही एक्टिवेट हुए हैं इनसाइड द पैनक्रियास, जिसकी वजह से पैनक्रियास डैमेज हो रहा है, जैसे पैनक्रियाटाइटिस। कौन सा हार्मोन है जो इसे ट्रिगर कर रहा है? वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन से ही क्या होता है? क्योंकि ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ट्रिप्सिन ही क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है। प्रोटीन, पैनक्रियास किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। तो ये क्या करेगा? पैनक्रियास को ही क्या कर जाएगा? डाइजेस्ट कर जाएगा ट्रिप्सिन। तो ओटो मतलब खुद को ही ये डाइजेस्ट करने लगेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम है ना, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो, टिश्यू इंजरी होगी, और इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। पैनक्रियाटिक इंजरी के क्या क्या फैक्टर है? ऑटो इम्यून, इडियोपैथिक कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल, गॉल स्टोन, हमने पढ़ा था एंडोस्कोपी जो हम करते हैं, ड्रग्स हो सकती है, टॉक्सिन्स, या एनाटॉमिक ऑब्स्ट्रक्शन, इस पर स्पिंडल ऑफ ओडी वर्क नहीं कर रहा, या पैनक्रियाटिक डायविज़न, इसमें इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स रिलीज हो गए, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स 1 एंड TNF अल्फा। और उसकी वजह से अगर हम जाए तो यहाँ पे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, और डेथ। यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है अल्फ़ा, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरल्यूकिन 1 सबसे पहले। फिर उसके बाद बाकी के ये कैस्केड शुरू होता है, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड। और देन डिस्टेंट ऑर्गन, दूर के भी ऑर्गन इंजर करते हैं, एंड से हाई मोर्टेलिटी। क्लिनिकल फीचर्स मैंने जस्ट अभी बताए थे कि पैनक्रियास की लोकेशन कहाँ होती है, एपिगैस्ट्रिक, और वो बैक पे रेडिएट करती है, और उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग ये पेन हो रहा है। नॉसिया, वॉमिटिंग, फीवर आएगा बिकॉज इन्फ्लामेशन है, फीवर, एनोरेक्सिया, डाइजेशन अफेक्ट हो रही है तो भूख नहीं लगेगी, और कुछ भी खाने के बाद एग्रीवेटेड, मतलब ये पेन बढ़ जाएगा, डाइजेशन अफेक्ट हो रही है। पर बैंडिंग फॉरवर्ड होने से ये रिलीव होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम बैंड फॉरवर्ड करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, तो ये जो पेन होता है उसमें हमें आराम मिलता है।
तो इट्स रिलीव बाय पेंडिंग फॉरवर्ड और एग्रीवेटेड बाय ईटिंग। फिर हमारी सेप्सिस की कंडीशन होती है, इसमें फीवर आता है, टेकिकार्डिया आता है और हाइपोटेंशन, ये तीनों इसको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ भी सेप्सिस कंडीशन आती है ये 3 पॉइंट्स आते हैं, टेकिकार्डिया, फीवर, हाइपोटेंशन, यहाँ पे तीनों हो रहा है। टेंडरनेस, पेट में दर्द हो रहा है, टेंडरनेस, पेन होना, पेट गार्डिंग, काफ़ी स्टिफ है। और हमें 2 साइंस देखने को मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्यूरेंट साइन, पैरी अम्बिलिकस, जो हमारा अम्बिलिकस है उसके चारों तरफ, पैरी अम्बिलिकस, एक्मायोसिस, और फ्लैंक, हमारी कमर के तरफ, मतलब फ्लैंक लाइक साइड में एक्मायोसिस, डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे 2 साइंस मिलते हैं, ग्रे टर्नर और क्यूलन। और सीवियरिटी को हम कैसे असेस करते हैं पैनक्रियाटाइटिस की? वी हैव 2 क्राइटेरिया, रैंसन और ये APA-CHE सेकेंड। अब हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे? तो पहले बताया सीरम एमाइलेज और लाइपेज करते हैं, CBC भी कर सकते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा, WBC डैमेज, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक कर सकते हैं कि लीवर भी तो साथ में इन्वॉल्व नहीं हो गया बिकॉज ऑफ बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। सीरम कैल्शियम तो देखना ही होता है, सीवियर केसेस में लो होता रहता है बिकॉज कैल्शियम जो होता है ना वो पैनक्रियास में जाके डिपॉजिट हो जाता है, सीवियर केसेस में पैनक्रियास में फैट में डिपॉजिट कर जाता है, इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम जो होता है वो लो हो जाता है। और CRP ये मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, और ऐसे हम क्या कहते हैं CRP को? C रिएक्टिव प्रोटीन। ये भी हम ब्लड में चेक कर सकते हैं। इमेजिंग में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आता है? अल्ट्रासाउंड, ताकि हम पैनक्रियास को देख सकें, इन्फ्लेमेशन को और गोल्डस्टोन को। गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या आता है? CT स्कैन, ताकि हमें अच्छे से पता चले कि कितनी कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है और कितना पैनक्रियास जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, नेक्रोसिस में जा चुका है। और बाइल डक्ट को अच्छे से देखने के लिए हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस, कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी, एंडोस्कोपिक रेजोनेंस, कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी। इसको मैं लिख देती हूँ, MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस। ERCP में एंडोस्कोपिक रेजोनेंस या कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। इमेजिंग ले रहे हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइजेशन अफेक्ट हो चुका है तो पैनक्रियास को एकदम रेस्ट देना है, तो हमें कुछ भी नहीं खाना, नील पर ओरल। सब कुछ कैसे जाएगा? IV फ्लूइड, शॉक को प्रिवेंट करने के लिए IV फ्लूइड देके, पेन को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर, NSAID और ओपियोइड्स भी दे सकते हैं, मॉर्फिन। और इलेक्ट्रोलाइट्स को करेक्ट करना होगा बिकॉज अभी हमने कहा ना कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। देखो, हाइपर कैल्सीमिया जब कैल्शियम ज़्यादा होता है तो क्या होता है? पैनक्रियास टाइटिस, मतलब पैनक्रियास में इन्फ्लामेशन, और उसकी वजह से वो सारा की सारा कैल्शियम पैनक्रियास में डिपॉजिट हो जाता है। तो आफ्टर पैनक्रियाटिस हाइपोकैल्सीमिया होता है। ये दोनों डिफरेंट है। कैल्शियम के ज़्यादा होने से पैनक्रियास में इन्फ्लामेशन होता है, पैनक्रियास अफेक्ट होता है, और पैनक्रियास और कैल्शियम के कम होने की हो जाता है तो क्योंकि सारा की सारा कैल्शियम ख़राब पैनक्रियास में डिपॉजिट हो रहा है। और हाइपोकैल्सीमिया को भी करेक्ट करना होगा। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अगर गॉलस्टोन है तो हमें तुरंत पॉलीसिस्टेक्टोमी, मतलब हमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होगा पेशेंट के आफ्टर स्टेबलाइजेशन।
ERCP भी कर सकते हैं अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है एंडोस्कोपिक रेजोनेंस से। अभी भी देखना एंडोस्कोपिक रेजोनेंस कोलेंशियल। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं इन्फेक्शन के केस में, और सर्जिकल ड्रेनेज कर सकते हैं फ्लूइड की कलेक्शन के लिए। ओके, तो इसमें भी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है हमारे पास पैनक्रियाटाइटिस की वजह से। तो हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हो सकता है, पेरी पैनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन हो सकता है, पैनक्रियास के चारों फ्लूइड कलेक्शन, और नेक्रोटिक कलेक्शन अगर नेक्रोसिस में चला गया तो वर्ल्ड ऑफ नेक्रोसिस। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, किडनी इंजरी हो सकती है बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन। ठीक है ना, हाइपोटेंशन हो रहा है, टेकीकार्डिया हो रहा है, तो हाइपरटेंशन की वजह से किडनी इंजरी हो सकती है, एक्यूट, और सेप्सिस भी हो गया ना साथ में। ठीक है, तो बैक्टीरिया है, और पल्मोनरी अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। अगर हम CVS की बात करें तो CVS में क्या हो सकता है, जैसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है बिकॉज हाइपोटेंशन हो रहा है ना, और इन्फेक्शन के केस में तो वैसे भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है ब्लड का। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया तो मैंने बताया ही। हाइपरग्लाइसीमिया इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, मतलब जो इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, ग्लूकोज बढ़ जाता है बॉडी में, हाइपरग्लाइसीमिया। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।